अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? वेरी गुड। आज के लेक्चर है हमारा वर्क और एनर्जी के ऊपर। ये हमारा एमडी कैट के सिलेबस का यूनिट नंबर 4 है और निहायत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एमडी कैट के लिए नहीं, या आप नम्स का टेस्ट हो, मेडिकल के टेस्ट हो, यूएचएस का या इंजीनियरिंग का कोई टेस्ट हो, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है वर्क एंड एनर्जी। यहाँ से अब से ऑनवर्ड मैं जो आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा इसके हैंड रिटन नोट्स भी साथ लिखे होंगे, आपकी टेंशन खत्म। बस अब आपने पढ़ाई पे फोकस करना, स्टडी करनी है, नोट्स भी मेरे जिम्मे हो गए। अब आपका सारा लेक्चर अब देखेंगे। इस लेक्चर के बाद एंड पे आपको हैंड रिटन लेक्चर नोट्स मिलेंगे, आप उसको डाउनलोड कर लें और उन्हीं में एडिशन कर सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा करना। और मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ वर्क और एनर्जी में। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क। सर ये वर्क क्या होता है? भाई वर्क क्या होता है? काम होता है। काम को तो करते ही रहते हो ना, और काम किया कभी? रोज काम कर करके क्या हाल हो गया आपका यार। अच्छा, वर्क क्या होगा? फिजिक्स में वर्क और होता है, डेली लाइफ में और है। डेली लाइफ में आप एक जगह बैठ बैठ के भी काम करते रहते हो, तो बैठ के काम कर सकते हो ना, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में कुछ कंडीशंस हैं, आपको फोर्स लगानी है और सर उस फोर्स को कोई फायदा भी होना चाहिए। भाई क्या मतलब, मैं सारा दिन दीवार को फोर्स लगाता रहता हूँ, धक्का लगाता रहता हूँ, मैंने कोई काम किया, थक जाऊंगा ना, पसीना आएगा। लेकिन फिजिक्स कहती है कोई काम नहीं किया, निकम्मा। फोर्स लगानी है, फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट भी कवर होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट कवर भी कहाँ को होना चाहिए, ये भी एक शर्त है। तो सर फोर्स लगाएं और फोर्स से डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो, तो तब हम क्या कहेंगे? वर्क होगा। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, और यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। दोनों सिचुएशन में आपको समझाऊंगा अभी। तो अभी हम बात करते हैं सर वर्क की। तो वर्क, ये मैंने डब्ल्यू वर्क है। तो वर्क आपके पास है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। और ठीक हो गया। तो क्या मैं वर्क के ऊपर वेक्टर ड्रा कर दूं? यहाँ पे नहीं सर, क्या हो गया, वर्क पे वेक्टर नहीं ड्रा करना, ये डॉट प्रोडक्ट है। जितनी भी डॉट प्रोडक्ट होती है, सुन लो भाई, उन सब का रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आती है। तो ये क्या बनेगा? ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ठीक हो गया। तो दो वेक्टर का डॉट लिया, ये रिजल्ट आ गया, ये वर्क आ गया। तो वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ये कौन सी फोर्स है? ये वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स है। याद रखो, वेरिएबल का अभी मैं आपको बताऊंगा। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। सर फोर्स ऐसी जो ना बदले उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कवर होता रहेगा, लेकिन फोर्स नहीं बदलेगी, एक जैसी फोर्स होगी, आप उसे कांस्टेंट फोर्स का नाम देंगे। सर क्या मतलब? कांस्टेंट फोर्स किस तरह की होगी जो ना बदले? यार वेट देखो, वेट एम और जी होता है ना, वेट एक फोर्स होती है, मैस भी नहीं बदलेगा, जी भी नहीं बदलेगा, वेट क्या है? एक कांस्टेंट फोर्स बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप किसी पर फोर्स अप्लाई करें, ना जोर ज्यादा लगाना है ना जोर कम करना है, दोनों सूरतों में क्या हो जाएगा? फोर्स फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैं ये डॉट खत्म कर दूं, यहीं पे डॉट खत्म कर दें, आपके पास बनेगा एफ डी और ये कॉस थीटा। अब देखो, मैंने कहीं भी एरो नहीं लिखा, याद रखना है आपने। यहाँ जब एरो लगाएंगे दरमियान में डॉट होगा। जब ये डॉट खत्म किया, दरमियान में डॉट खत्म करने से कॉस आ गया। अब यहाँ पे कोई एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया, ये स्केलर है। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। सर अब क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? आप फोर्स अप्लाई करते हैं, मैं एक बॉडी पे फोर्स लगाता हूँ, वो डिस्प्लेस करती है, सर वर्क हो गया, वर्क हो गया, ओ भाई वर्क हो गया। अब किस तरह की सिचुएशन बन सकती है, इस थीटे ने बताना है किस तरह की सिचुएशन। वर्क कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, सर एक और भी पैरामीटर जे बोला, वो कौन सा? वो बोलो ना, थीटा। तो हम क्या कहेंगे? ये वर्क डिपेंड करता है। भाई किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और एंगल पे भी डिपेंड करता है। तीन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है कौन? ओ वर्क। ठीक है, ओके। सर इसके मुताबिक ये वर्क इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो एंगल जब बदलेगा तो तब वर्क की क्या सिचुएशन होगी? जरा देखो भी, वर्क क्या क्या सिचुएशन में मुमकिन हो सकता है। मैं कौन कौन से एंगल हो सकते हैं? ये एक थीटा की वैल्यू
जीरो हो सकती है। सर थीटा की वैल्यू जीरो है, इसके ऊपर वर्क क्या होगा, यहाँ वर्क एफ, देखो एफ डी और ये कॉस, थीटा की वैल्यू क्या लगानी है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ, जीरो लगाता हूँ। अब बताइए भाई कॉस ऑफ जीरो क्या होता है, कॉस जीरो 1 होता है। आपके पास वर्क आ गया, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट और इसकी जगह 1 वर्क। सर ये तो मैक्सिमम वैल्यू, देखो ना मैक्सिमम वैल्यू आ गई, कॉस जीरो 1 मैक्सिमम वैल्यू, मैं मैक्सिमम वैल्यू इसके साथ ये छोटा सा नॉट लगा दिया, ये मैक्सिमम को शो करता है, 100% वर्क होगा। अच्छा अब ये इसको आप परसेंटेज में बदलें, परसेंटेज में बदलें तो क्या करें आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 आ गया, तो 100%। भाई बताओ भाई एमसीक्यू आया, 100% वर्क कौन से एंगल पर होगा, 100% और कौन से एंगल पर होगा, जीरो पर होगा भाई, जीरो पर होगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंगल क्या मुमकिन है, थीटा की वैल्यू जीरो के बाद मैं अगर 30 ले लेता हूं। अब आप वर्क देखो, एफ डी और ये कॉस, थीटा की जगह, तो थीटा की जगह अब किसने आना है, 30 ने आना है, तो ये कॉस ऑफ 30 आ गया। कॉस 30 क्या होता है बताओ, याद करना अपने टेबल याद होने चाहिए सारे एंगल के, क्या कॉस जीरो 1 होता है, कॉस 30 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2 होता है, ठीक है। तो कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2 बन गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ डी कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2। अच्छा बच्चों देखो एफ डी को क्या कहते थे, सर इसे तो मैक्सिमम वर्क कहते हैं, ये देखो डब्ल्यू के साथ जीरो लगाया, तो क्या मैं इसे मैक्सिमम कह सकता हूं, यस सर, ये मैक्सिमम वर्क आ गया, स्क्वायर रूट 3/2 टाइम इसके साथ आ गया। अब आप मुझे बताइए वर्क स्क्वायर रूट 3/2 टाइम कौन से एंगल पर होता है, 30 पे होता है। अच्छा अब ये याद रखना मजीद, सर क्या याद करवा रहे हैं आप, स्क्वायर रूट 3/2 ये किसकी इक्वल होता है, 0.866 होता है। तो अब आपके पास वर्क बन गया क्या जी, वर्क मैक्सिमम मल्टीप्लाई 0.866। परसेंटेज लेना हो क्या करें, सर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ आप 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई किया तो देखो भाई बच्चों क्या बना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 86.6%। तो वर्क 86% कब आएगा, 30 के ऊपर आएगा। अच्छा सर अब नेक्स्ट वाला एंगल लेते हैं, 30 के बाद आ जाएगा 60, तो 60 के ऊपर भी वर्क का फार्मूला एफ डी और ये कॉस ऑफ 60 बन गया। और कॉस 60 क्या होता है जल्दी बोलो, कॉस 60 क्या होता है जल्दी बता दो, सर वही होता है भाई क्या जो साइन 30 होते हैं, साइन 30 कॉस 60 की सेम वैल्यू होती है, ठीक है। साइन 30 1/2 होता है और कॉस 60 भी क्या होता है, 1/2 होगा। तो 1/2, एफ डी को तो क्या कहा था, इधर आओ, ओ इधर आ जाओ, एफ डी, एफ डी को मैंने वर्क के साथ नॉट लगाया था और इसे कहा था, क्या कहा था मैंने इसे, ये मैक्सिमम वर्क है। तो मैक्सिमम वर्क, तो मैं इसे लिख सकता हूं मैक्सिमम वर्क, और साथ आ गया 1/2, 1/2 तो हाफ कहते हैं, और सर 1/2 तो हाफ कहलाता है। अब मुझे बताइए मैक्सिमम वर्क का हाफ कब होगा, 60 के एंगल पे, मैक्सिमम वर्क का हाफ कब होगा, 60 के एंगल के ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा सर 1/2 को क्या कह सकते हैं, 0.5 भी तो कह सकते हैं। अब परसेंटेज लें, अगर परसेंटेज लेते हैं 0.5, आप इसे मल्टीप्लाई करें, और 100 से क्या करूं मैं, और मल्टीप्लाई करूंगा ना यार, और गाल नहीं मंदे मेरी तुसी, 100 को मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया 50%। तो आप मुझे बताइए 50% वर्क कौन से एंगल पर होगा, 60 पे, यार 45 तो मैं भूल ही गया, ठीक है 45 भी कर लेता हूं, चल मैं आप थीटा 45 कर देता हूं, ये 45, 45 इस 45 के एंगल पर क्या होगा, एफ डी कॉस, थीटे की जगह अब की बार है 45, कॉस 45 साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 याद रखो, और कानों में डालो दिमाग में डालो, क्या कॉस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो 1/√2, ये आपके पास आ जाएगा कॉस 45 1/√2 बन जाएगा। तो 1/√2 आपके पास अब रिजल्ट आ गया, एफ डी को तो मैक्सिमम वर्क कहते हैं,
और ये आ गया 1/√2। तो अगर क्वेश्चन आए 1/√2 टाइम कब होगा वर्क, 45 के एंगल पर। 1/√2 ये किसके इक्वल होता है, 1/√2 ये होता है 0.707। अगर परसेंटेज लेनी हो तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 1/√2 ये होता है, परसेंटेज लेंगे तो मैक्सिमम वर्क क्या बनेगा, 70.7%। तो अप्रोक्सीमेटली 70%, 70% वर्क कब होगा, और बोल दो यार 45 पे, और ठीक हो गया। अच्छा अब मैं कौन से एंगल रह गए, सोचो भाई, 0 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, हाँ 90 और 180 रह गए हैं। थीटा 90 के ऊपर वर्क क्या होगा, थीटा 90 पे वर्क एफ और डी कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है सर, कॉस 90 0 होता है। अभी कॉस 90 0 होगा, आपके पास वर्क आ जाएगा एफ डी कॉस 90 0 और रिजल्ट 0। भाई याद रखो 90 पे जब भी एंगल 90 होगा वर्क नहीं होगा। सर और कब वर्क नहीं होता, फोर्स 0 कोई काम नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 कोई काम नहीं, सर थीटा 90 फिर भी कोई काम नहीं। और बात समझा रही। अच्छा सर अब एक एंगल रह गया, वो भी बता दें भाई, वो कौन सा एंगल है, 180। अब 180 पे क्या होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और ये कॉज 180। कॉज 180 बताओ भाई क्या होता है, कॉज 180 माइनस होता है। और एफ और डी को आप क्या कह सकते हैं, डब्ल्यू के साथ छोटा सा जीरो लगाया, नॉट यानी मैक्सिमम वर्क। तो ये आपके पास आ गया मैक्सिमम वर्क, कॉस 180 की जगह लगा दिया -1, तो ये माइनस वर्क आ गया। तो वर्क नेगेटिव होता है, कौन से एंगल पर होता है, 180 के एंगल पर होता है। सर वर्क 180 नेगेटिव क्या मतलब है, मैक्सिमम वर्क तो पता चल गया है, नेगेटिव वर्क कब होता है भाई, नेगेटिव वर्क का मतलब है, देखो मैं आपको कहता हूं यार, अपनी तरफ बुलाता हूं और आप मुझसे दूर भागते हो, मैं कहता हूं आ जाओ यार बच्चों पढ़ लो फिजिक्स, तो कहते असं नहीं पढ़नी, सानू नहीं पसंद। इट्स मीन मेरा वर्क क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। मैं एक बॉडी को अपनी जानिब खींचता हूं, वो मुझसे दूर जाती है, वर्क नेगेटिव होगी। 3 पैरामीटर 0 को वर्क करते हैं, फोर्स 0 कोई वर्क नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 कोई वर्क नहीं, थीटा 90 कोई वर्क नहीं, और एक पैरामीटर क्या है भाई, 180 क्या करता है, वर्क को नेगेटिव कर देता है। और समझ आ गई बात की। अच्छा अब वर्क को हम ना ग्राफिकली देखते हैं, तो ग्राफिकली वर्क कैसे होगा, यहां पर आप देख लें, ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे मैं फोर्स लिखता हूं, एक्स एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट लिखा। अच्छा अब आप देखें, अगर एक कांस्टेंट फोर्स है, ये देखो ये फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स अगर ऊपर चली जाए तब भी बदल जाए, नीचे आए तब भी बदल जाए। सर ये ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, बल्कि सीधी जा रही, देखो भी सीधी सीधी सादी दुनिया, कांस्टेंट फोर्स। तो अब यहाँ पे आप देखें क्या बनेगा, मैं इसका एरिया ले लेता हूं, एरिया मैंने इक्वल नहीं डाला, ठीक है। अच्छा एरिया लिया, एरिया क्या होता है, आपने इसकी ये लेंथ और ये हाइट दोनों मल्टीप्लाई कर दें, ये लेंथ है ये हाइट है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, लेंथ और हाइट मल्टीप्लाई हो गए। लेंथ है डी, हाइट है ये फोर्स, तो ये डी और एफ बना, तो ये क्या बना, एफ और डी। बताओ भाई एफ और डी क्या होता है, सर ये तो वर्क होता है। अब हमें क्या पता चला, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया, ये एरिया वर्क दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होती है, इक्वल होती है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के एरिया की मैग्नीट्यूड वर्क होती है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया मैग्नीट्यूड ये क्या होगी, वर्क हो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सर अब यहां पर क्या है, फोर्स मुसलसल बदल रही है। अब फोर्स कहां बदलती है, दैट इज अ क्वेश्चन। वेरिएबल फोर्स कहां पर होगी, जहां पे फोर्स वेरिएबल होती है। सर क्या मतलब कहां बदलेगी, ये भी कोई बात हुई। देखो भी बच्चों, मैं एक स्प्रिंग ले लेता हूं, ये देखें एक स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स होती है आपने पढ़ी हुई है, उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। स्प्रिंग के ऊपर फोर्स -kx। ये देखो भाई x अगर एक्सटेंशन यानी डिस्प्लेसमेंट की तरह है, तो ये फोर्स
और x की वैल्यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखें, अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं, मैं दबाता हूं, तो x की वैल्यू कम हो जाएगी। देखो मैंने इसको दबाया, दबाने से ये देखो x कम हो गया, फोर्स भी कम हो गई। अगर मैं इसको खींचता हूं, खींचने से x की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स भी बढ़ेगी। तो पता क्या चला, एक स्प्रिंग को दबाना है या आपने उसे एक्सटेंड करना है, दोनों सूरतों में फोर्स बदल रही है। ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की एक एग्जांपल है। ओके जी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स समझ आ गई। मैं ना इसको ग्राफिकली अगर ड्रा करूंगा तो किस तरह की डायग्राम बनेगी, ये देखें। ये मैंने एक ग्राफिकली पिक्चर बना दी, ठीक है। ये कोई वेरिएबल लाइन बनानी है ना, वेरिएबल तिरछी लाइन बनानी है। सर इसके ऊपर एफ डी कॉस थीटा जो मैंने ऊपर फार्मूला लगाया था, लगाएंगे भाई? नहीं लगेगा, वो तो कांस्टेंट फोर्स का, इस पर नहीं लगेगा। अच्छा भाई नहीं लगेगा, क्या करेंगे? वो क्या करेंगे यार, देखो आप ना, अर्थ अर्थ गोल है, फ्लैट है, या अर्थ की गोलाई है? बताओ भाई, कभी देखी है? यार मैं तो जा रहा था रोड पे, मैंने बड़ी रोड फिर मुझे कहीं नजर नहीं आई। और ये तो बेवकूफाना बात है ना, ऐसे थोड़ी नजर आएगी। क्यों सर? क्योंकि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, बहुत थोड़ा सा रीजन ले रहे हैं, तो हमें फ्लैट नजर आ रहा है, फ्लैट नजर आ रहा है। अब ऊपर प्लेन में जाके अर्थ को देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ उसकी गोलाई नजर आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हर जो कर्व होती है वो भी बेसिकली एक फ्लैट लाइनों से बनी है। आप जरा देखें, यहां से यहां तक मैं लाइन लेता हूं, तो ये देखें ये कर्व बन रही है। सर अब क्या करें, इतनी लाइन ले लें, अब क्या बनेगा? अभी मुझे थोड़ी सी सीधी लग रही है, फ्लैट हो गई है। सर आप और इसे स्मॉल कर दें, ये ले। अब देखिए भाई, ये क्या बन गई? अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। सर आप और कर लें इसे स्मॉल, तो इन दोनों के दरमियान में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। पता क्या चला, आप जितना डिवाइड करके छोटा हिस्सा बनाते जाएंगे, हमें लगेगा जैसे वो फ्लैट हो गया है, स्ट्रेट लाइन बन गई। तो यही काम करना है। आप क्या करें, इस सारे को स्मॉल इंटरवल्स में बदलना शुरू करें, और बदलते बदलते यहां तक आप ले गए। देखो भाई, हर इंटरवल के अंदर फोर्स क्या है, इस फोर्स एक कांस्टेंट होगी। मैंने इंटरवल बहुत छोटा सा फ्लैट बना लिया, स्ट्रेट बना लिया, फोर्स कांस्टेंट है। और इसके दरमियान में कौन, किसके दरमियान में? ये दो पहली रेड लाइनों के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी वन, फोर्स F1। सेकेंड इंटरवल में फोर्स क्या होगी? F2। और सर ये जो सेकंड वाली दो लाइनें हैं, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डेल्टा D2। ऐसे चलते जाइए, लास्ट वाली ये जो दो लाइंस हैं, इनमें फोर्स क्या होगी? Fn। और इनके दरमियान में ये लास्ट वाली दो ब्लैक लाइनों में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा Dn। सर इनमें थीटा थूटा नहीं होगा? हाँ, इन सब का थीटा भी होगा। इसका थीटा अगर 1 है, इसका थीटा अगर 2 है, और इसका थीटा n है। अब क्या करेंगे, एक फोर्स का वर्क, दूसरे का वर्क, और सब के वर्क, सारे वर्क कैलकुलेट करके उनका सम कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। हमें ये, क्योंकि हम एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हमें डायरेक्ट इस बात को समझना है, करना है। तो देखिए जी, देखिए अभी, देखिए। अच्छा, आपके पास वर्क सम करना है ना, पहला वर्क, मैं इनका जरा वर्क लेता हूं। पहले का वर्क क्या होगा? F1। ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा F1, उसके बाद डेल्टा D1, और सर थीटा है, तो वर्क के फॉर्मूले में cos थीटा भी आता है, ये आपके पास आ गया cos थीटा 1। ये पहले स्टेप का वर्क। दूसरे का क्या होगा? सर दूसरे के लिए इस जगह पर 1 1 को मिटा के 2 कर दूंगा, फिर तीसरे के लिए यहाँ 3 लिखूंगा, और n के लिए यहाँ क्या करूंगा? f के नीचे भी n, d के नीचे भी n, थीटा के नीचे। सर हम नहीं करते, हम ना क्या करते हैं, हम ना इधर की ना उधर की, हम i लिख देते हैं। समझ आ रही बात की? आई लिख देते हैं। आई का मतलब एक वेरिएबल है, 1 भी आई का मतलब है, 2 भी आई, 3 भी, 4 भी, n भी, सारे के सारे जो मर्जी, सब को मैंने एक ही कॉमन नंबर लिख दिया आई। और समझ आ रही? ओके जी। सर हमने टोटल वर्क लेने के लिए इन सब वर्क का सम करना है, तो भाई सम करना क्या मुश्किल है इसमें? ये देखे जी, मैंने ये क्या किया, और क्या किया, ये सम के लिए समेशन लगा दी, और सम का साइन है ना, सिग्मा है ना, ये मैंने सिग्मा लगा दिया। ओके जी। अच्छा अब देखो भाई, मैंने स्मॉल इंटरवल लिए थे, पहला इंटरवल डेल्टा डी, दूसरा इंटरवल डेल्टा डी, तीसरा इंटरवल डेल्टा डी, पहले के साथ 1, दूसरे के साथ 2 एंड सो ऑन।
ये स्मॉल करने हैं सर, अगर स्मॉल करने हैं तो स्मॉल करने, इन पे लिमिट लगानी पड़ेगी, तो लिमिट लगानी है तो अब यहाँ पे पहले एक लिमिट लगा दें, LIM डेल्टा डी, ये एरो लगाया, एरो क्या हो गया, ये 0। यहाँ पे एक बात गौर से सुनो, डेल्टा डी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल है ही 0, कम ही खत्म हो गया ना, अभी खत्म कम नहीं करना। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो 0 नहीं है भाई, याद रखो ये 0 नहीं है। हाँ सर ये 0 के क्लोज है, ये डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0, 0 के बहुत क्लोज है पर 0 नहीं है, ये लिमिट लगा दी। अब लिमिट लगा दी, आप इसके साथ एक समीशन लगा देंगे, ये आई है तो ये आई लगा देंगे। आई कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो भाई ये 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, n पे खत्म हो रहा है। आप यहाँ लिखते हैं i इज इक्वल टू 1 और खत्म करते हैं n। ये आपके पास आ गया वर्क, टोटल वर्क आ गया। और समझ आ रही, ये टोटल वर्क है, इसे मैं ये W लिख दिया। अच्छा इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है, कोई एक तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में फार्मूला पूछा जा सकता है, वेरिएबल फोर्सेस की एग्जांपल पूछी जा सकती हैं। अच्छा उसके अलावा और आ सकता है, ये देखिए भाई आपने इंटरवल किया था तो डिवाइड करके डेल्टा डी कॉस थीटा, एक इंटरवल डेल्टा डी कॉस थीटा है और दूसरा फोर्स है, ठीक है, ये 3 नहीं है इंटरवल, हमने इनको 2 में रखना है, एक डेल्टा डी कॉस थीटा और दूसरा फोर्स आ सकते हैं, ठीक है, और टोटल इनका सम कर लेंगे, ये वर्क बन जाएगा। ओके जी, अब चंद एक आप इसके यूनिट्स देखते हैं, तो मैं इन दोनों से रिलेटेड इनके यूनिट्स की बात करता हूँ। अब इंफॉर्मेशन करते हैं, वर्क का फार्मूला F और D, फोर्स है यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है मीटर, इसका यूनिट न्यूटन मीटर, इसे प्यार से क्या कहते हैं, जॉल कहते हैं, और ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इंफॉर्मेशन, वर्क 0 होता है, कब 0 हो सकता है, जब फोर्स भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0, थीटा की वैल्यू 90 होती है, और समझ आ रही बात की। अच्छा सर इसके अलावा अगर क्या हो भाई, क्या हो थीटा की वैल्यू, वर्क पॉजिटिव होता है और वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये दो बातें। अगर आपके पास सर क्या मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो, जल्दी बताओ भाई, लेस देन 90 हो तो वर्क को हम पॉजिटिव लिखेंगे और वर्क पॉजिटिव लिखते हैं, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो तो वर्क नेगेटिव होता है। सर थीटा 270 उस पे वर्क क्या होता है, थीटा 270, अगर थीटा की वैल्यू 270 हो तो याद रखें वर्क एफ डी कॉस 270, एफ डी कॉस 270 भी 0 होता है। अच्छा थीटा 270 के ऊपर आप देखें वर्क क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर थीटा 270 लिखता हूँ तो 270 के ऊपर वर्क क्या होता है, 270 में वर्क 0 होता है। वर्क के अब और कौन कौन से यूनिट हैं जो बड़े ही जरूरी है समझना और उनको करना। अच्छा भी अब देखो भाई, ये मैंने आपके सामने लिखा है किलोवाट, ठीक है जी, वाट किसका यूनिट होता है, पावर का होता है, हम डिटेल में आगे आर्टिकल पढ़ना है हमने अगले लेक्चर के अंदर इससे। किलोवाट अब याद रखो, सुन लो, जब भी किलोवाट के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, भाई कौन किलोवाट के साथ कौन आ जाए, टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, किलोवाट आवर, ये देखे भाई किलोवाट आवर, ये किलोवाट तो पावर है, ये और ये टाइम है, तो किलोवाट आवर किसका होता है यूनिट, ये भी एनर्जी का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है सर, एनर्जी का यूनिट होता है, इसका मतलब है ये वर्क का यूनिट होता है, ये वर्क का यूनिट होता है, तो किलोवाट आवर भी वर्क या एनर्जी का यूनिट होता है, और ठीक है ना। अब आपको क्या याद रखना है, 1 किलोवाट आवर क्या हो सकता है, 1 किलोवाट आवर, मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ 1 किलो ये वाट आवर, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 3.6 10⁻⁶ जॉल की इक्वल होता है। सर और भी कोई वर्क का यूनिट है, किलो की जगह मैं चेंज करता जाऊंगा, देखें जी, किलो की जगह मैं क्या लिखता हूं, यहाँ पे मैंने ऐसे 1 ही लिखा और किलो की जगह m लिख दिया, 1 मेगावाट आवर ये किसके इक्वल होता है, 1 मेगा, ठीक है। अब 1 मेगावाट आवर किसके इक्वल होता है, मेगा क्या होता है, मेगा होता है
10⁻⁶। और वाट आवर किसके इक्वल होता है? आवर। एक घंटे के अंदर कितने भाई? 3600 सेकेंड होते हैं। ये बन गया। अब जरा कैलकुलेशन कर लें। ये देखिए भाई, ये 2 0 बन जाएंगे और ये 6 और 2 8 बन गया। मैं पॉइंट को इस जगह शिफ्ट करूंगा तो ये 9 बनेगा। ये बनेगा 3.6 10⁻⁹ जूल। ये मैंने मेगावाट आवर लिखा। सर मेगा के बाद और क्या हो सकता है? मेगा के बाद मैं एम की जगह जी लिख देता हूं। ये जी क्या है भाई? गीगा। और गीगा सुनिया जे 1 गीगावाट आवर। 1 गीगावाट आवर। गीगा क्या होता है? 10⁻⁹ और वाट आवर क्या होता है? 3.6 वाट आवर, सॉरी 3600। आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। और अब आपके पास ये क्या बन गया? 9 3.6, ये 9 और ये 3 0 कितने बन जाएंगे? आप इसको अब फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। 9 10 11 और 12, ये रिजल्ट आ जाएगा गीगावाट आवर। अब इसके अलावा भी क्या कुछ यूनिट यूज करने? हाँ भाई, अभी बात खत्म नहीं हुई। एक कैलोरी, सर ये क्या होता है? ये भी एनर्जी का यूनिट होता है, 4.18 जॉल। केमिस्ट्री के अंदर भी आपने कैलोरीज कई बार पढ़ा है, ठीक है। सर क्या बात खत्म हुई? भाई बिल्कुल नहीं खत्म हुई। उसके बाद 1 अर्ज भी होता है। ओ अर्ज सुनिया जे ना, 1 अर्ज। 1 अर्ज किसके इक्वल होता है? 10⁻⁷ जूल होता है। 1 अर्ज 10⁻⁷। सर क्या बात खत्म होगी? भाई नहीं, अभी नहीं खत्म हुई। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी का यूनिट है, यानी ये भी वर्क का यूनिट है। 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये वो डिफरेंट यूनिट्स हैं जो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए आपके किसी भी एंटी टेस्ट के एग्जाम के लिए। ओके, अब जो कुछ हमने पढ़ा है, इनके बाद आखिरी बात, वर्क डन बाय ग्रेविटी। मैं आपको ना सिंप्लीफाइड मीनिंग में वर्क डन बाय ग्रेविटी पढ़ाऊंगा। उस मेथड से नहीं पढ़ाऊंगा जैसे टेक्स्ट बुक है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है और उसमें से एमसीक्यू ढूंढने हैं। फिर हम इन सारी बातों का एमसीक्यू लेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में सबसे पहला पॉइंट आप देखो भी, ये वर्ड क्या लिखा है? सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सबको पता, आपको ही पता। हम अर्थ के इर्द गिर्द जहां पे भी रहते हैं, अर्थ हमारे ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। देखो यार, मैं ना ऊपर को जंप लगाता हूं तो मैं ऊपर जाता हूं, फिर मुझे अर्थ वापस खींच लेती है। भाई क्या मसला है? अर्थ को क्या तकलीफ है? इसको वापस क्यों खींच लेती है? सर इसके पास ये है ना, जिसके पास फोर्स उसकी बात माननी पड़ेगी, और उसकी बात माननी पड़ेगी। अर्थ के पास है फोर्स, हम मजबूर हैं, हमारी बात नहीं चलेगी, इसी की चलेगी। तो अर्थ अपने इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट है उनको अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है सर एक फोर्स से। उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अर्थ के इर्द गिर्द का वो सारा रीजन, वो सारा इलाका जिसमें अर्थ की ये दहशत, अर्थ की ये फोर्स है, उस सारी फील्ड को, उस रीजन को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। जब भी एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड आप थ्रो करते हैं, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है। जब तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, अर्थ ने उसे अपनी जानिब डाउनवर्ड खींचना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक रीजन है किसके गिर्द? अर्थ के गिर्द, जिसमें अर्थ ने किसी बॉडी को अपनी जानिब अट्रैक्ट करना है, हम उसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी जो स्ट्रेंथ है सर वो जी, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब आपके पास जी की वैल्यू पॉजिटिव भी लेते हैं, नेगेटिव भी। ये जस्ट एक कन्वेंशन या रेफरेंस होता है, आपको ऑलरेडी इस बात का पता। हम वर्क डन बाय ग्राफ में 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक देखते हैं, मैं सबसे पहले देखता हूं हॉरिजॉन्टल पाथ। हॉरिजॉन्टल पाथ के अंदर अर्थ में फोर्स कैसे अप्लाई होगी और वर्क कैसा होगा। देखो भाई, हॉरिजॉन्टल पाथ है ये, हॉरिजॉन्टल पाथ है ये। हॉरिजॉन्टल यही होता है ना, इस तरह, ठीक है। ये वर्टिकल है। अब इस पे अगर एक बॉडी मूव कर रही है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है। अच्छा भाई, ये इस साइड में मूव कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब आप देखें, इसके ऊपर फोर्स किधर को है? डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड फोर्स है वेट की, और वो mg है।
और ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को है, डाउनवर्ड। मैं किधर को जा रहा हूं, सामने को। दरमियान में एंगल देखिए भाई कितना बना, 90। हॉरिजॉन्टल पाथ में, हॉरिजॉन्टल पाथ में वर्क कितना होगा, यहां पे आप कैलकुलेट कर लें। ये वर्क बनेगा F और ये D और cos थीटा। फोर्स की जगह क्या लगेगा, ये देखो फोर्स वेट है mg है, ये m और g, ये d बना, और cos थीटा देखो, ओ यार देखो थीटा 90, ऑलरेडी हमने किया था। cos 90 क्या होता, और भूल गए हो, और cos 90 0 होता है। और जी मस्तियों, हमें पता चला वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, सर कहां पर, इन हॉरिजॉन्टल पाथ कितना होता, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भाई कहां पर, इन हॉरिजॉन्टल पाथ कितना होता है, 0। सर हॉरिजॉन्टल पाथ में वर्क 0 ग्रेविटी की वजह से। अच्छा अब देखो मैं मूव करके जा रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल पाथ में, मैं हॉरिजॉन्टल पाथ में सीधा मूव कर रहा हूं, बताओ भाई ग्रेविटी की वजह से मुझ पे कितना वर्क है, सर नहीं है भाई, 0 है, 0 है। अब अगर मैं वर्टिकल पाथ मूव करता हूं, सर वर्टिकल पाथ दो तरीकों से मैं डिफाइन कर सकता हूं। ये एक वर्टिकल पाथ है अपवर्ड मूव कर रहा, और एक है वर्टिकल पाथ है व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड। तो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया भाई। सुनो, ये है वर्टिकली अपवर्ड, ये है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैं यहां लिख देता हूं वर्टिकली अपवर्ड, और ये वर्टिकली अपवर्ड अगर मूव करेंगे तब क्या होगा। और यहां पर देखें भाई, ये क्या बना, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया। अब दो वर्क बनेंगे भाई अपवर्ड और डाउनवर्ड में। यहां पर एक ऑब्जेक्ट को मैं अपवर्ड लेके जा रहा हूं, अपवर्ड देखो भाई, जब अप लेके जाते हैं तो हम आमतौर पर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को हाइट कह सकते हैं, ये मैंने हाइट कह दिया। वो हाइट ना ऊपर को जाएंगे, यहां से यहां तक कितनी ये हाइट है, अपवर्ड जा रहा है। ये एरो जस्ट मूवमेंट को बता रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, और ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, हाइट बनेगी, और ठीक है। अब वेट कहां पर है, वेट की वैल्यू, सर वेट की वैल्यू फोर्स है, वही वेट है, और mg, और दोनों में एंगल देखो, और हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट अप है, फोर्स यानी वेट डाउन है, तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना बनेगा। अब दोनों के दरमियान में एंगल चेक करें भी, क्या एंगल बनेगा, ये दोनों के दरमियान में एंगल 90 बना, और 90 है ना यार, मान लो बात। अब आप यहाँ पे वर्क ले ले, ये अपवर्ड है, ये वर्क मैंने अप लगा दिया, क्या भाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और ये कॉस थीटा। फोर्स क्या है mg, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड चेक करो भाई कितनी है, ये हाइट है, और थीटा, और सुनाओ ना, और थीटे की वैल्यू, और थीटे की वैल्यू सॉरी यहाँ पर ना 180 आना है, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180 आई, करेक्शन कर लें, थीटा यहाँ पर 180 आएगा। इन दोनों में अपोजिट है ना, अपोजिट में एंगल 180 आता है। अब आपके पास क्या बना, mgh cos 180 -1, और ये वर्क आ गया -mgh। पता क्या चला, जब एक बॉडी अपवर्ड मूव करते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वर्क -mgh। सर अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी बॉडी तो तब क्या होगा। अब देखो भाई, देखो यार इधर देखो, वर्टिकली डाउन, हम किधर को जा रहे हैं, सर हम डाउन जा रहे हैं। हमारा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, हाइट के इक्वल होगी, वो हाइट ना। और सर फोर्स कहां पर होगी, फोर्स भी डाउनवर्ड होगी, किसके इक्वल, वेट के इक्वल। यार फोर्स किधर को लगनी है, और फोर्स ने कसम खाई है, इसने डाउनवर्ड ही एक्ट करना है। क्यों सर, क्यों कसम खाई थी, क्योंकि ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे को एक्ट करती है। अब आप देखो भाई, वर्क मैं यहाँ पे छोटा सा dn लिख दिया, और dn क्या है, डाउन है, फार्मूला आ जाएगा एफ डी, और ये cos थीटा। अब फोर्स क्या है, mg, फोर्स वेट है, और वेट क्या होता है mg, डिस्प्लेसमेंट, अगेन डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड नीचे को हम क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं। अब ये थीटा की वैल्यू, अब देखो भी थीटा, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, डाउनवर्ड, फोर्स यानी वेट भी किधर है, डाउनवर्ड। जब ये दोनों ही डाउनवर्ड हैं, और दोनों एरो डाउनवर्ड हैं, तो थीटा क्या बन जाएगा, और थीटा 0 होएगा। यहां पर क्या लिख दिया मैंने, 0, mg h cos 0 1, और ये mg और h बन गया।
अपवर्ड वर्क माइनस mgh, डाउनवर्ड वर्क पॉजिटिव mgh। ओके है। अच्छा सर, अब कोई काम की बात और है तो बताएं। देखो भाई, दो बातें हैं बड़ी ही काम की सर। क्या? वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स हॉरिजॉन्टल पाथ में 0। उसके बाद वर्क डन इन दी क्लोज पाथ क्या होगा सर? क्लोज क्या मतलब है यार? क्लोज का मतलब है मैं एक दफा ऊपर जाता हूं फिर मैं वापस आता हूं तो क्लोज हो गया। मैं यहां से चल के सामने जाता हूं फिर मैं वापस आ जाता हूं, ये मेरा क्लोज है। और समझ आ रही बात की? अच्छा ये देखो, इन दोनों को मिलाई तो क्लोज बन गया। यहां से चला था ऊपर, यहां तक पहुंचा, वर्क माइनस mgh। फिर इधर से वापस उसी जगह पर, ये देखें उसी लेवल पर फिर आ गया प्लस mgh, तो क्लोज पाथ हो गया। अप और डाउन दोनों को मिला के वर्क इन दी क्लोज पाथ, तो क्लोज पाथ के अंदर वर्क क्या बना? देखो जी, वर्क इन दी क्लोज पाथ में सम कर ले, माइनस mgh, ये माइनस mgh, और ये कौन सा mgh? प्लस वाला, प्लस mgh, और रिजल्ट क्या बन गया? 0। ग्रेविटी की वजह से क्लोज पाथ में वर्क 0 होता है सर। जितना वर्क ऊपर उतना नीचे, सिर्फ साइन का फर्क है, नेगेटिव क्यों आया था? क्योंकि थीटा 180 और यहाँ पर है 0। और क्लियर हो गया, वर्क क्लोज पाथ में 0। सर हर वो फील्ड, हर वो फोर्स जिसमें वर्क क्लोज पाथ में 0 होगा उसे कंजर्वेटिव कहते हैं। और बोलो ये क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव कहते हैं, कंजर्वेटिव कहते हैं। भाई हर वो फील्ड, हर वो फोर्स जिसमें वर्क क्लोज पाथ में क्या हो? 0 हो, उसे क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है, और ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। समझ आ रही बात की? इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या बन जाएगी? कंजर्वेटिव बन जाएगी। सर क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हैं? हाँ जी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हैं, बहुत सारी हैं, कोई एक नहीं। कंजर्वेटिव की आपको मैंने एग्जांपल दी है। नॉन कंजर्वेटिव की फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है सर। नॉर्मल फोर्स, रॉकेट प्रपल्जन फोर्स, कोई भी व्हीकल चलती है, गाड़ी चलती है, उसके जो चलने की फोर्सेज हैं वो सारी की सारी क्या हैं? वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और इलास्टिक फोर्स जो होती है वो भी कंजर्वेटिव है। इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव सारी फोर्सेस, उनमें वर्क क्लोज पाथ में 0 होगा, और नॉन कंजर्वेटिव में वर्क 0 नहीं होता। सर नॉन कंजर्वेटिव में वर्क 0 क्यों नहीं होता? भाई क्यों नहीं होता? आप फ्रिक्शन की फोर्स ले लें। भाई मैं जिस फर्श के ऊपर हूं ये फ्रिक्शन है। अब मैं इस साइड पर चल के जा रहा हूं, ठीक है, और फिर मैं वापस चल के जा रहा हूं, क्या दोनों वर्ग को मिलाकर 0 बनेगा? नहीं बनेगा। सर कंजर्वेटिव की पहचान क्या है? देखो भाई, कंजर्वेटिव की पहचान, एक साइड पे आप उसे मूव करवा के लेके जाते हैं, छोड़ने पर दूसरी साइड पे वो खुद से आ जाता है, तो कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक है, कंजर्वेटिव हो जाएगा। एक साइड पे मैं वर्क करवा के जोर लगा के ऊपर लेके जा रहा हूं ग्रेविटी के अगेंस्ट, यहां पे छोड़ूंगा, इसने खुद से नीचे आ जाना है। कंजर्वेटिव फील्ड में ऐसा होता है, तो वर्क 0 हो जाता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ? जाते हुए भी फ्रिक्शन एनर्जी जाया की, इधर वापस आते हुए फ्रिक्शन एनर्जी जाया की, तो एनर्जी जाया दोनों सूरतों में हुई, तो 0 तो ना हुई। या तो दोनों का सम में करता हूं 0 बन जाए, सर नहीं बनता फ्रिक्शन की वजह से, तो वो क्या बनता है? नॉन कंजर्वेटिव। अब हम इसके बारे में चंद एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल वर्क इज स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स द मैक्सिमम वर्क। ये ऑलरेडी आपको मैंने सारे ही एंगल बता दिए, उन्हीं में से है, सो सर परेशानी की तो बात ही कोई नहीं। फिर भी मैं एहतियातन आपको करवा देता हूँ। वर्क का फार्मूला आपको जानते हैं, एफ डी, और ये कॉस थीटा, और ठीक है ना। अच्छा मैक्सिमम वर्क उसने कहा ना, मैक्सिमम। सर मैक्सिमम वर्क यहाँ पे क्या होता है? एफ डी को मैक्सिमम करते हैं, याद रहे एफ डी को क्या कहते हैं? मैक्सिमम वर्क, और इसके साथ छोटा सा चुन्ना सा 0 लगा देते हैं। अच्छा अब देखो भाई, ये वर्क है, और वर्क क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट 3/2। मैं इसकी जगह लिखूंगा स्क्वायर रूट 3/2। आगे क्या लिखा हुआ? टाइम्स। टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स द मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क को क्या कहते हैं? वर्क के साथ नॉट, इक्वल, और एफ डी की जगह भी वर्क नॉट, और ये कॉस थीटा।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा स्क्वायर रूट 3/2 और ये कॉस थीटा। अच्छा, अब आपको ना सारे एंगल और उनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। वो कौन सा एंगल है जिसपे कॉस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है? बताओ भाई कौन सा एंगल होता है? इसको मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूं। कॉस इस साइड पर आएगा, ये बनेगा कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। कौन सा एंगल है जहां पे स्क्वायर रूट 3/2 वैल्यू होती है थीटा की? वो कुछ तो बोलो, सोचो, थोड़ी देर पहले हमने किया था, वो वैल्यू क्या है? देखो भाई, थीटा कॉस थीटा 30 होगा तो स्क्वायर रूट 3/2, 60 होगा तो 1/2 बनता है। ठीक है, यहां पर क्या बना है? स्क्वायर रूट 3/2, तो रिजल्ट क्या बनेगा? 30 बनेगा। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर थीटा की वैल्यू 30 होगी। वो कुछ समझ आई है? अच्छा, अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार डिक्रीजेस। अच्छा भाई, ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, सुनो। या तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। गौर से सुन लो, गौर से सुन लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जब भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? वर्क पॉजिटिव है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज है, वर्क पॉजिटिव है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज है, वर्क नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी मूविंग कार डिक्रीज हो रही है, सर इसका एक ही मतलब है, वर्क क्या है? नेगेटिव। डिक्रीज क्यों है? देखो, एक गाड़ी अभी तेज है फिर स्लो हुई, इसका मतलब उसको सामने से कोई रोकने वाली फोर्स है। गाड़ी मूव कर रही है फॉरवर्ड, रोकने वाली फोर्स है पीछे, दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो तो वर्क नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन विल बी 0 इफ थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको ये भी एंगल बताए, 270 60 0 60 क्या है? ये 360 है। अब देखो भाई, वर्क जीरो होता है कब? वर्क जीरो होता है 90 पे वर्क जीरो होता है, और पता है ना, और 90 पे कोई काम नहीं होता, वर्क जीरो है। सर, जो वैल्यू 90 पे होती है वही 270 पे होती है, इसका मतलब ये होगा 270 पे भी वर्क जीरो होता है। यकीन नहीं आता तो आप वर्क का फार्मूला लगाएं, कैलकुलेटर निकालें, सॉल्व करें। सर कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं है, अब क्या करें? यार कैलकुलेटर ला नहीं है तो फिर यकीन करो, तो याद करो क्या भाई? एफ डी कॉस 270 0 और ये वर्क जीरो हो गया, राइट ऑप्शन 270 बन जाएगी। अच्छा भाई, चौथा क्वेश्चन देखें। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस एक्स इन द सेम डायरेक्शन एज शोन। अच्छा जी, आपके पास किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जा रही है एक ही डायरेक्शन में और उसकी डायग्राम ये बनी है। अब आपको वर्क फाइंड करना है, तो वर्क के लिए क्या करेंगे? वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया लेंगे, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क होता है। सर यहाँ पे दो एरियाज होंगे, एरिया नंबर 1 एरिया नंबर 2। अच्छा भाई, एरिया, पहला एरिया देखें, पहला एरिया इतना, और यही है ना, और ये तो एक रेक्टेंगल बन गई। रेक्टेंगल का एरिया कैसे लेती हैं? लेंथ यानी बेस उसकी और हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे। सर यहां से यहां तक ये वाली लेंथ और ये हाइट दोनों मल्टीप्लाई हो गए। चेक करें भाई, ये वैल्यू 3 और ये 0, ये क्या बनेगा? 3 - 0 = 3। लेंथ की वैल्यू 3 और हाइट कितनी है? 4। दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेंथ है 3 और हाइट है 4, और ये आपके पास 12 बन गया। ये पहले वाला एरिया लिया। दूसरा एरिया, दूसरा एरिया तो ट्राइएंगल है। ट्राइएंगल है तो कैसे लेते हैं भाई? ट्राइएंगल, ट्राइएंगल का एरिया, ट्राइएंगल का एरिया A2 क्या होगा? 1/2 बेस और हाइट। और यार 1/2 बेस हाइट होती है ना ट्राइएंगल का, ये इतनी सी बेस है और ये है हाइट। यहां से बेस कहां से कहां लेनी है? यहां से लेके यहां पे खत्म, और थे कहानी खत्म हो गई। कहां से? 6 से कहां तक? 3 तक। 6 से 3 कितना डिफरेंस है? 6 से 3 कितना डिफरेंस है बोलो ना यार। 6 में से 3 माइनस कर दो, 6 में से 3 माइनस करोगे 1/2 बेस क्या आई? 6 - 3 3। वो हाइट कितनी है? देखो भाई, यहां से शुरू होकर यहां खत्म होगी, ये क्या? 4, और इधर क्या है? 0। 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। 2 का टेबल आता है? यस सर आता है। तो 3 और 2 6 बन गया। दोनों को ऐड करो,
12 और 6 18 बन गया, तो 12 और 18 6, ये 12 और 6 क्या बना 18, राइट ऑप्शन अल्फा बन गई। ये मैंने चंद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवाए। अच्छा, अब जितना मैंने लेक्चर पढ़ाया है इसके कंप्लीट नोट्स नीचे लिंक शेयर कर दिया, वहां से डाउनलोड करें। ठीक है, आपका नोट्स का मसला हल। अगले लेक्चर के भी मैं ऐसे नोट्स साथ हैंड रिटन नीचे लिखता जाऊंगा, पूरा लेक्चर समझें और फिर नोट्स भी डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।